चुन माफिया से कैश का पहाड़ बोरो करता है, सबसे महंगी आइसक्रीम्स खरीदता है और अपना सेफ हाउस बनाने के लिए सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, क्योंकि सिर्फ उसे पता है कि अपोकलिप्स आने वाला है, इसलिए किसी को पैसा वापस देने की कोई जरूरत नहीं होगी। लूगिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, मार्च 2, 2030। जगह अजीब तरीके से शांत थी और स्ट्रीट से थोड़ा अंदर एक अंधेरा सा छोटा कमरा था, जहां किसी की आवाज ने खामोशी तोड़ी, एक किड से पूछते हुए कि क्या उसे आइडिया है कि उससे 5 मिलियन बोरो करने का असली मतलब क्या होता है। से ही लाइट्स ऑन हुई, स्पीकर ने अपनी पहचान रिवील की। जांगयांग, धाईगैंग का बॉस और लूच चोंग अंडरग्राउंड बैंक के पीछे का आदमी। उसके सामने खड़ा किड साफ तौर पर नर्वस था। वह बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि जब तक ब्रदर जिंग लैंड करने को तैयार है, हाई इंटरेस्ट भी ठीक है। जिंग के पीछे बॉडीगार्ड्स की एक लाइन खड़ी थी, जैसे कार्व्ड स्टैच्यूज, हर एक पिछले से ज्यादा इंटिमिडेटिंग। जिंग योंग ने शांत रहते हुए अपनी टर्म्स बताई। 4% इंटरेस्ट, 5 मिलियन बोरोड, 6 महीने में 7 मिलियन ड्यू। उसने लड़के से कहा कि 7 मिलियन का आईओयू लिखे और इक्वल वैल्यू का कोलैटरल दे। चुन, जो वह किड था, जल्दी जल्दी एक डॉक्यूमेंट निकालता है, अपने घर का डीड। जांग ने उसे देखा और बोला कि जगह पुरानी है और बेस्ट केस में 3 या 4 मिलियन की होगी, लेकिन अपने मन में वह पहले ही हंस रहा था। 140 सीमन म्याओतू से बड़ा फ्लैट एक लोन शार्क के लिए कोलैटरल बन रहा था। एक मोटा शीप खुद चलकर उसके हाथ में आ गया था, फिर कैजुअली बोला कि सिर्फ उस घर के बेस पर 5 मिलियन लैंड नहीं किए जा सकते। जैसे ही चुन ने यह सुना, वह पैनिक कर गया, हाथ जोड़कर जैसे प्रेयर कर रहा हो। उसने भीख मांगी कि डील मत तोड़ना, बोला कि 4 मिलियन भी चल जाएगा। उसने कहा कि एक फॉर्च्यून टेलिंग मास्टर ने बताया है कि उसकी लक सोर कर रही है और वह पक्का कई गुना कमा लेगा। जियांग ने ऑफर को 3.5 मिलियन तक कम कर दिया, एक्टिंग करते हुए कि यह मैक्सिमम है। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि एक यंग गैम्बलर को फंसाना कितना आसान है। चुन ने रिएक्ट किया जैसे उसे डूबने से बचा लिया गया हो। ओवर एंथुजियाज्म के साथ उसने जांग को थैंक किया और प्रॉमिस किया कि जल्दी रिपे करेगा। फिर जांग ने फाइनल टर्म्स एडजस्ट की। 3 महीने में 4.9 मिलियन रिपे करो, वरना घर ऑटोमेटिकली उसका हो जाएगा। अगर चुन अग्री करता है तो वह तुरंत आईओयू लिख सकता है और 3 दिन के अंदर फंड्स मिल जाएंगे। चुन ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसकी एक कंडीशन है। जैसे ही उसने यह कहा, जींग की क्यूरियोसिटी शार्प हो गई और वह आगे झुककर सुनने लगा। 10 मिनट बाद चुन कमरे से बाहर निकला, चेहरे पर ब्राइट और सैटिस्फाइड स्माइल थी। अंदर से एक चीयरफुल आवाज आई, चुन को पेट्रनेज के लिए थैंक करते हुए और टेक केयर कहते हुए। उसके फोन स्क्रीन पर एक बड़ा डिपॉजिट चमक उठा। डिंग, मोबाइल अकाउंट रिसीव्ड 3.5 मिलियन युएन। चुन अपने मन की हल्की हंसी रोक नहीं पाया। उसके लिए पूरी सिचुएशन ऑलमोस्ट कॉमिकल थी। 1 महीने में अपोकलिप्स आने वाला था, ऐसे में कौन अपनी होश हवास में लोन रिपे करेगा। पैसा हाथ में आते ही उसका फोकस तुरंत प्रिपरेशन पर चला गया। उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वह अपनी पास्ट लाइफ का नाइटमेयर फिर से जिए। बैक देन एक कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिजास्टर ने ब्लू स्टार को हिट किया था, जिसने पूरे प्लैनेट के इकोसिस्टम को रीशेप कर दिया था। इंटेंस सोलर रेडिएशन ने ग्लोबल टेम्परेचर को एवरेज 50 तक पुश कर दिया था और ह्यूमैनिटी को 30 दिन के हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में धकेल दिया गया था। इंसान, जानवर कुछ भी सरवाइव नहीं कर पाया था। सब झुलसकर मर गए थे। दुनिया पूरी तरह केओस में चली गई थी। मीनवाइल अंडरग्राउंड बैंक में जांगयोंग अपने आप पर ही हंस रहा था। पैसा जल्दी सिक्योर करने के लिए उसने इंटरेस्ट तक बढ़ा दिया था और उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उसकी नजरों में गैम्बलर्स घर डिजर्व ही नहीं करते थे। उसके आदमियों में से एक ने कॉशियस तरीके से पॉइंट आउट किया कि चेन का घर 4 मिलियन से ज्यादा वर्थ का था, फिर भी उन्होंने उसे 3.5 तक पुश कर दिया और चुन ने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लिया। शायद ये कोई ट्रैप हो सकता था, लेकिन जैंग ने बस हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। उसने कहा कि उसने काउंटलेस गैम्बलर्स देखे हैं, ऐसे लोग जो पैसों के लिए अपनी फैमिली तक ट्रेड कर देते हैं। ऐसे इंसान के लिए एक घर क्या चीज है। उसने मजाक में कहा कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है जो बिना कंप्लेंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर देते हैं। चेन के मन में मीनवाइल अलग ही थॉट्स चल रहे थे। उसे क्लियरली याद था कैसे उसने एक बार बोस्ट किया था
तुम सोचते हो मुझे स्कैम कर सकते हो? मैं वो आदमी हूं जिसने लोयांग में एक ही दिन में हर लोन शार्क से पैसा बोरो किया था। इंटरेस्ट रेट्स, मैं उन पर हंसता हूं। एक बार पैसा मेरे हाथ में आ गया तो वापस मिलने का सपना भी मत देखना। उसे बिल्कुल पता था क्या आने वाला है। अपोकलिप्स के बाद जमीन सूख गई थी, वेजिटेशन मुरझा गया था, क्रीचर्स म्यूटेट हो गए थे और सोसाइटी क्रम्बल हो चुकी थी। सप्लाईज इतनी स्केर्स हो गई थीं कि लोग थोड़ा सा खाना या पानी सिक्योर करने के लिए अपनी सारी मॉरल्स फेंक देते थे। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होते थे वो किंग्स जैसे बन जाते थे। बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज तक एक गरम सॉसेज या एक घूंट क्लीन वाटर के लिए भीख मांगते थे। जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो डेड स्ट्रीट्स पर भटकते रहे जब तक उनका मिजरेबल एंड नहीं आ गया। लेकिन इस बार सब अलग था। वो रिबॉर्न हो चुका था। उसके पास फोर नॉलेज थी और डिजास्टर आने से पहले अभी भी काफी टाइम था। प्रिपेयर करने का टाइम, बिल्ड करने का टाइम और ये इंश्योर करने का टाइम कि वो कभी फिर वैसे सफर न करे जैसे पहले किया था। चन आगे चलते हुए लड़कियों के एक ग्रुप के पास से गुजरा जो साथ में गिगल कर रही थीं और ये साइट उसका अटेंशन ले गई। उसने उनके हाथों में बॉक्सेस देखे और तुरंत सोचा कि ये तो लेजेंडरी आइसक्रीम असैसिन होगी, वो लग्जरी ट्रीट जो सपोजिडली नोबल ऑफ आइसक्रीम से भी ज्यादा महंगी होती है। वो एक पल के लिए घूरता रहा, याद करते हुए कि अपनी पास्ट लाइफ में वो कभी खुद के लिए एक भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इसके बजाय उसने अपना पैसा बार बार लू वेंचिंग को ट्रीट देने में वेस्ट किया था। उसे ऐसी हाई एंड आइसक्रीम खिलाना डॉग को खिलाने से भी ज्यादा वेस्टफुल लगता था। जितना वो इस बारे में सोचता गया उतना ही उसका चेस्ट टाइट होता गया। ठीक है, इस बार वो खुद एंजॉय करेगा। बिना हेजिटेशन वो सीधा अंदर घुसा और लाइन कट कर दी, पीछे खड़ी लड़कियों को स्टन करते हुए। उसने आवाज उठाई और बोला, हेलो, मुझे हर टाइप की आइसक्रीम के 10-10 दे दो, थैंक्स। लड़कियां डिसबिलीफ में ब्लिंक करती रह गईं। विस्पर्स फैल गए। क्या वो सीरियस था? क्या वो अफोर्ड भी कर सकता था? और क्या वो रिडिकुलस हैंडसम नहीं था? ऑर्डर देते वक्त उनके इंप्रेशंस इंस्टेंटली शिफ्ट हो गए और उसकी तरफ देखते ही उनकी आंखें प्रैक्टिकली स्पार्कल करने लगीं। रिसेप्शनिस्ट हाउएवर अपनी ही कंसर्न्स में थी। उसने वही सोचा जो लड़कियां थोड़ी देर पहले गिगल कर रही थीं। ये आइसक्रीम असैसिन चीप नहीं थी और ये हैंडसम गाय किसी वेल्थी फैमिली से लगता भी नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए फिर पूछा कि क्या वो सीरियस है, याद दिलाते हुए कि हर कैटेगरी की 10 आइसक्रीम्स का टोटल 20,000 युएन से ज्यादा हो जाएगा। चन का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट रहा। लड़कियों में से एक ने टंग क्लिक की और सीधे मॉक कर दिया, बोलते हुए कि उन शैबी कपड़ों के साथ अगर वो सच में अफोर्ड कर सकता है तो वो वहीं पब्लिक में उसके सामने काउटाउ करेगी। चुन ने शांत तरीके से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो अपनी बात पर टिकी हुई है। वो तुरंत पलटकर बोली कि क्या वो सीरियसली एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके सामने काउटाउ करेगी और वो खुद को किस लेवल का समझता है इतना प्रिटेंशियस एक्ट करने के लिए। चन की स्मर्क और भी बड़ी हो गई। उसने कहा कि उसने उसे पहले ही एग्जिट देने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही कूद पड़ी। अब आज वो पक्का काउटाउ करेगी। इवन जीसस भी इसे नहीं रोक सकता, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर किया। लड़की फ्रस्ट्रेशन में स्पटर करने लगी, कंप्लीटली थ्रोन ऑफ। चन फिर काउंटर की तरफ मुड़ा, अभी भी वही अम्यूज्ड स्मर्क पहने हुए, और स्टाफ को बोला कि सारी आइसक्रीम पोर्शन वाइज पैकेज कर दे, वो सब कुछ ले जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और कंप्लीटेड पेमेंट ट्रांजैक्शन दिखाया। रिसेप्शनिस्ट ऑलमोस्ट वहीं फ्रीज हो गई। स्क्रीन को घूरते हुए उसने हकलाते हुए कहा कि उसे मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा और थोड़ा वेट करने को कहा। मैनेजर हंगामा सुनते ही भागता हुआ बाहर आया, अपना इंट्रो एफजी के नाम से दिया और पोलाइटली पूछा कि मिस्टर चिन को क्या चाहिए। चुन ने स्टोर के चारों तरफ देखा और कैजुअली बोला कि शॉप में जितनी भी आइसक्रीम है उसका टोटल कैलकुलेट करे और आज बिजनेस के लिए ओपन रहने की जरूरत नहीं है। मैनेजर फे एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर तुरंत अपना टैबलेट चेक करने लगा। रिस्पेक्टफुल बाव के साथ उसने चंद से थोड़ा वेट करने को कहा। अंदर ही अंदर उसके थॉट्स घूम रहे थे, ये यंग मास्टर आखिर है कौन। एक ही सेंटेंस में उसने प्रैक्टिकली स्टोर का पूरा मंथली टर्नओवर कवर कर दिया था। लग्जरी प्राइसेस के बावजूद बहुत कम लोग एक्चुअली ये आइसक्रीम्स खरीदते थे। ज्यादातर कस्टमर्स बस देखकर चले जाते थे। कैलकुलेशंस कंप्लीट होने पर
एफजी ने रिपोर्ट किया कि डिस्प्ले पर रखी आइटम्स लगभग 70,000 युएन की हैं और स्टोरेज का इन्वेंट्री जोड़कर टोटल वैल्यू लगभग 1 मिलियन तक पहुंचती है। चन ने नंबर सुनकर बस स्मर्क किया। उसके मन में यह बिल्कुल भी महंगा नहीं था। अगर अपोकलिप्स वैसे भी आने वाली थी तो उनकी पूरी इन्वेंट्री क्लियर कर देने में कोई नुकसान नहीं था। वर्स्ट केस, वो बस डूम्सडे के दौरान घर पर बैठकर आइसक्रीम खा सकता था। उसने मैनेजर फे को बताया कि वो पहले 300,000 युएन का डिपॉजिट ट्रांसफर करेगा, फिर उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टोरेज में रखी सारी आइसक्रीम उस एड्रेस पर डिलीवर कर दे जो वो दे रहा था। मैनेजर फे ने प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ पर्सनली हैंडल करेगा। चन फिर उन स्टंट लड़कियों की तरफ मुड़ा और जेनरसली बोला कि वो जो भी आइसक्रीम चाहें चूज कर सकती हैं। आज पूरा शॉप उसकी तरफ से ट्रीट था। तुरंत ही कैओस फैल गया। लड़कियां स्क्वील करने लगीं, गश करने लगीं और एक्साइटमेंट से प्रैक्टिकली चमकने लगीं। एक ने चीख कर कहा कि ये अमेजिंग है। दूसरी ने डिक्लेयर किया कि वो इनसेन रिच है। एक और बोली कि जितना वो उसे देखती जा रही है उतना ही हैंडसम लग रहा है। लेकिन चन के पास अभी एक और बात सेटल करनी थी। उसने पहले मॉक करने वाली लड़की की तरफ देखा और काल्मली याद दिलाया कि ये ऑफर उस पर अप्लाई नहीं होता। वो अभी भी उसके काउटाउ का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एम्बैरेस्ड और फ्लस्टर्ड, वो हकलाते हुए आखिरकार जितना झुक सकती थी झुक गई, मन ही मन विश करते हुए कि काश उसने कभी अपना मुंह ही न खोला होता। जब सब कुछ सेटल हो गया तो सूरज धीरे धीरे होराइजन की तरफ झुक गया और ये दिन चन के लिए काफी खूबसूरत दिन बन गया। वो एक बेंच पर बैठकर अपनी नई खरीदी हुई आइसक्रीम में से एक एंजॉय करने लगा। असैसिन के नाम के बिल्कुल मुताबिक इसका टेस्ट और टेक्सचर फिनोमिनल था। फिर उसने एक खास आइटम निकाला, एक ऐसी चीज जो उसके अंदर स्टोर की गई किसी भी चीज को हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रखती थी। इसका मतलब था जब चाहे फ्रेश आइसक्रीम। ऐसी ट्रेजर के साथ उसने सोचा कि इवन सेलिब्रिटीज और यंग मॉडल्स को भी उंगली स्नैप करते ही बुलाया जा सकता है। सिर्फ ये थॉट ही उसे ग्रिन करने पर मजबूर कर गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसकी एबिलिटी भी उसके साथ ही रिबॉर्न हो चुकी थी। अपनी पास्ट लाइफ में एबिलिटीज तब जाकर एक एक करके अवेकन होना शुरू हुई थीं जब अपोकलिप्टिक डिजास्टर स्ट्राइक कर चुका था। इस बार उसकी एबिलिटी का अर्ली सरफेस होना एक ऐसी बात थी जिसे वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। लेकिन उसे एक बात पक्की पता थी, आज से ये उसकी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बनने वाली थी। उसने एक हल्की सी सांस छोड़ी, सोचते हुए कि अभी कितने काम बाकी हैं। जैसे ही वो अपने थॉट्स गैदर कर रहा था, उसका फोन अचानक बज उठा। रिंगटोन स्क्रीन पर चमका। रिंग रिंग, द लिटिल फेरी इज कॉलिंग। ये देखते ही उसके मन में अनप्लेजेंट यादें उमड़ आईं। कॉलर आईडी और भी इरिटेटिंग हो नहीं सकती थी। लू वेंचिंग। उसने जीभ से क्लिक की आवाज निकाली और खुद से बोला कि सब लोगों में से आज इसी का फोन आना था। क्या रॉटन टाइमिंग है। उसका दिन इतना अच्छा जा रहा था। चन ने फोन उठाया, लू वेंचिंग का नाम बुदबुदाते हुए। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मेमोरीज की एक वेव उस पर टूट पड़ी। उसे याद आया कैसे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वो उसकी जिंदगी में एक सेवियर की तरह आई थी। उस वक्त वो इतना बेवकूफ था कि उसे अपनी रोशनी मान बैठा। ये कभी रियलाइज ही नहीं किया कि वो सिर्फ उस छोटी सी इनहेरिटेंस पर नजर जमाए बैठी थी जो उसके पेरेंट्स छोड़ गए थे। उसे याद आया कैसे वो उसके पास झुककर बताया करती थी कि उसकी मां ने कहा है अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो सिटी सेंटर का फुली पेड अपार्टमेंट उसके नाम होना चाहिए, साथ में 880,000 युएन का ब्राइड प्राइस। अब सोचने पर साफ था कि वो एक बॉटमलेस पिट थी जो बार बार हाथ बढ़ाती रही जब तक उसकी सारी सेविंग्स ड्रेन नहीं हो गईं। वो हमेशा जस्टिफाई करती थी कि ये सब उनकी छोटी फैमिली के लिए है और उसे एनकरेज करती थी कि अपने फैमिली का पुराना घर बेच दे, कहते हुए कि वो वैसे भी आउटडेटेड है। आखिरकार उसने जनरेशन से चली आ रही एंसेस्ट्रल होम तक बेचने का प्रेशर डाल दिया, सिर्फ उस लग्जरी अपार्टमेंट के लिए जो वो चाहती थी। उसे एक और मोमेंट याद आया जब रिलेशनशिप के बाद के फेज में उसे जमीन पर धक्का दिया गया था और उसने उसे एक सो कॉल्ड यंग मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाया था, कहते हुए कि ये वही आदमी है जिसका उसने पहले मेंशन किया था, जो सपोजिडली स्पेशल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स मीट करता था। उस पल उसे सच समझ आ गया था।
अपोकलिप्स के दौरान उसने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसने बिना हेजिटेशन उसे एक ज्यादा स्ट्रांग बैकर को बेच दिया था। उस बैकर ने उसे सिर्फ एक नजर देखा था और कमेंट किया था कि उसमें कुछ खास नहीं है, सोचते हुए कि क्या वैसे किसी को डिवावर करने की भी जरूरत है। आखिर में उसने एक कंप्लीट कॉर्प्स तक नहीं छोड़ा था। अब सेकंड चांस हाथ में होने के साथ चन बस खुद पर ही स्मर्क करने लगा, क्योंकि लू वेंचिंग खुद उसे ढूंढने आई थी। उसे लगा कि पुराना स्कोर सेटल करना बिल्कुल सही होगा। बाद में एक हाई एंड होटल में उसने उसकी कॉल एक अफेक्शनेट टोन में अटेंड की, पूछते हुए कि क्या बात है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो फ्रेंड्स के साथ बाहर थी और एक्सीडेंटली अपनी एक गोल्ड नेकलेस खो बैठी है जो उसे बहुत प्यारी थी, और क्लेम किया कि वो इस बात से दिल से टूट चुकी है। चून ने तुरंत एक्ट किया जैसे दूसरी खरीद लेना ऑब्वियस सॉल्यूशन हो, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि एक काफी नहीं होगा और उसे कहा कि 10 खरीद दे ताकि वो रोटेट कर सके। उसने उसकी डिमांड रिपीट की और आसानी से अग्री करने का प्रिटेंड किया। उसने पूछा कि वो कब से इतना जेनरस हो गया, और चुन ने जवाब दिया कि वो रिसेंटली लकी रहा है। उसने कहा कि उसने वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट किया था और थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, इसलिए उस पर पैसा खर्च करना नेचुरल है। ये सुनकर वो वरीड साउंड करने लगी, पूछते हुए कि क्या वो किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया, कहते हुए कि वर्चुअल करेंसी उसे अजीब लगती है। चून ने आगे एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टमेंट स्कैम है या नहीं ये मैटर नहीं करता, वो बस देख सकती है कि नेक्स्ट राउंड में वो पैसा कमाता है या नहीं। उसने कहा कि छोटा खेलना बोरिंग हो गया है और इस बार वो बिग खेलना चाहता है, इसलिए वो एक बड़ा प्रिंसिपल बोरो करके और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि लोन के लिए एक विटनेस चाहिए होता है, उसने उससे हेल्प मांगी, प्रॉमिस करते हुए कि जैसे ही अप्रूव हो जाएगा वो उसे लोन अमाउंट का 5% कॉम्पेंसेशन के तौर पर देगा। जैसे ही वो बोल रहा था, बैकग्राउंड में एक आदमी की इरिटेटेड आवाज आई, पूछते हुए कि वो तैयार होने में इतना टाइम क्यों ले रही है। लू तुरंत उस आदमी के पास चली गई, उसे हनी कहकर बुलाते हुए और बोलते हुए कि वो बस हो ही गई है, लेकिन मन ही मन वो प्रॉफिट्स कंपेयर कर रही थी। उस ओल्डर आदमी के साथ एक रात बिताने पर उसे सिर्फ 5,000 युएन मिलते थे, जबकि चन के लिए सिर्फ एक पेपर साइन करने से 50,000 मिल सकते थे। उसके लिए रिस्क ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लग रहा था। बस एक सिग्नेचर ही तो था, और उसे लगता था कि चुन शाह कभी इतना डेयरिंग नहीं होगा कि उसे ट्रिक करे। कॉल एंड होने के बाद चुन ने खुद से सोचा कि वो लू वेंचिंग का इंतजार करेगा। उसके बाद उसने अपना फोकस प्रिपरेशंस पर शिफ्ट कर दिया, डिसाइड करते हुए कि अब फोर्ट्रेस बनाने का टाइम आ गया है। उसने प्लान किया कि 1 महीने के अंदर जगह को आयरन और कॉपर की स्ट्रक्चर में बदल दिया जाए। हर विंडो पर बुलेट प्रूफ कंपोजिट ग्लास लगाया जाए, साथ ही हिडन बर्गलर बार्स। दीवारों को 3 मीटर थिक बुलेट प्रूफ एक्सटीरियर्स में रीइंफोर्स किया जाए और साइज्मिक फोर्टिफिकेशन लगाई जाए जो इंटेंसिटी लेवल 8 अर्थक्वेक्स को विथस्टैंड कर सके। उसने रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करना जारी रखा। 3 मीटर सिक्योरिटी ग्लास, पूरा रूफटॉप सोलर पैनल से कवर हो जिसमें इंडिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम हो, एयर प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन जो एक्सटर्नल टॉक्सिन्स को ब्लॉक कर सके, एक ऑटोनोमस इकोसिस्टम जिसमें 72 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई हो और इंटरनल वाटर साइक्लिंग डिवाइसेस हों, एक्सप्लोजन प्रूफ डोर्स और एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो बायोमेट्रिक और मैकेनिकल वेरिफिकेशन दोनों को कंबाइन करता हो। कॉन्ट्रैक्टर जो ये सब सुन रहा था पसीने में भीगने लगा, डिमांड्स के शीयर स्केल से ओवरवेल्म्ड। मन ही मन वो सोच रहा था कि क्या चन कोई डूम्सडे प्रेपर है जो अपोकलिप्स डिल्यूजन से सफर कर रहा है, या फिर उसने बहुत ज्यादा साईफाई मूवीज देख ली हैं। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही चन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ा और पूछा कि क्या ये काम हो ही नहीं सकता, उसे याद दिलाते हुए कि उसके रिज्यूम में लिखा है कि वो एक डिफेंस स्पेशलिस्ट है जिसने टॉप टाइकून्स के लिए सेफ रूम्स डिजाइन किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने हिचकिचाते हुए मेंशन किया कि मिस्टर चैन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही यूनिक और हाई एंड हैं। हाँ, बजट एक इश्यू हो सकता है, लेकिन मन ही मन वो थ्रिल्ड था। ऑलरेडी मान चुका था कि चुन एक और अमीर आदमी है जो डूम्सडे थियरी से ब्रेन वॉश्ड है और जिसके पास पैसा जलाने के लिए है। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले चुन ने एक हेवी अमाउंट दिखाया और बोला कि वो 1 मिलियन युएन का डिपॉजिट देगा और बाकी बैलेंस कॉन्ट्रैक्टर खुद डिसाइड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर स्टन्ड रह गया। प्राइस खुद डिसाइड करना ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था।
और अपने मन में वो अपनी किस्मत सेलिब्रेट कर रहा था, कन्विंस्ड कि उसने एक ही बार में एक ऐसे रिच फूल को पकड़ लिया है जो उसके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता फंड कर देगा। चुन ने उसका हाथ जोर से हिलाया, पूरे इंथुजियाज्म के साथ, और ऐड किया कि उसके लिए मटेरियल्स और क्वालिटी सबसे ऊपर है और सब कुछ इंस्पेक्शन पास करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चन को अश्योर किया कि जगह बिल्कुल रॉक जैसी सॉलिड बनेगी। इसी बीच दोनों आदमी मन ही मन बिल्कुल उल्टा सोच रहे थे जो वो बोल रहे थे। चन खुद से कह रहा था कि जब अपोकलिप्स आ जाएगा तब कॉन्ट्रैक्टर उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा, बचा हुआ पेमेंट कलेक्ट करना तो दूर की बात है। कॉन्ट्रैक्टर दूसरी तरफ पहले ही प्लान कर रहा था कि वो चंद से कितनी अच्छी तरह से ओवरचार्ज करेगा। दोनों साइड बिना किसी गिल्ट के एक दूसरे को लूट करने की तैयारी कर रहे थे। बाद में चंद ने मन में नोट किया कि फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्शन का मैटर सेटल हो चुका है। अगला स्टेप सप्लाईज जमा करना था। मेडिसिन, फूड और डेली नेसेसिटीज लेना आसान होगा। अपोकलिप्स में असली खतरा नेचर नहीं होता बल्कि ह्यूमन हार्ट होता है। सोसाइटी कोलैप्स होने के बाद कोल्ड वेपन्स किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाते हैं, लेकिन फायर आर्म्स जो सीधा फेटल ब्लोज दे सकते हैं काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। उसने अपना फोन निकाला और अंडरग्राउंड चैनल सर्च करना शुरू किया जो ऐसे आइटम्स डील करते थे। थोड़ी स्क्रोलिंग के बाद एक पर्टिकुलर मैसेज ने उसका ध्यान खींच लिया। सेलर क्लेम कर रहा था कि उसके पास फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं और हिडन चैनल्स तक एक्सेस है, और बोस्ट कर रहा था कि बायर जो भी इमेजिन कर सकता है वो सब प्रोक्योर कर सकता है। उसने ऑनेस्ट डीलिंग और सेफ्टी को सबसे ऊपर एम्फसाइज किया। चन ने तुरंत रिप्लाई भेजा और पूछा कि परचेस कैसे करनी है। सेलर ने रिस्पॉन्ड किया कि वो एड्रेस प्राइवेटली भेजेगा और चन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो उसी रात 8 PM शार्प वहां पहुंच जाए। उस शाम बाद में चन डेजिग्नेटेड लोकेशन की तरफ गया। चलते वक्त उसने नोटिस किया कि सेलर ने काफी क्राउडेड जगह चूज की थी। वो अभी इम्प्लीकेशंस के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक कमोशन ने उसका ध्यान खींच लिया। एक लड़की भीड़ के बीच डेस्परेटली भाग रही थी और कई आदमी उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। एक ने उसे रुकने का ऑर्डर दिया, जबकि दूसरा गुस्से में गाली देते हुए चिल्लाया कि वो तुरंत रुक जाए। लड़की पूरी तरह टेरिफाइड भागते रहने लगी। अगले ही पल वो चन के पीछे जाकर छुप गई जैसे शेल्टर ढूंढ रही हो। परस्यूअर्स और ज्यादा एजिटेटेड हो गए। एक चिल्लाया कि अगर उसमें हिम्मत है तो भागते रह, और दूसरे ने स्नार्लिंग टोन में कहा कि क्या वो उसके टेरिटरी में किसी को चीट करके जिंदा रहना चाहती है। लड़की ने कांपती आवाज में मदद मांगी। चुन का ओरिजिनली प्लान था कि वो रात के अपने कामों पर फोकस करे, लेकिन जैसे ही उसने लड़की की आवाज सुनी और उसका चेहरा क्लियरली देखा, वो फ्रीज हो गया। वो लू वेंचिंग थी। वो समझ ही नहीं पाया कि वो ऐसी जगह पर कैसे आ गई। ये साइट उसे कुछ पल के लिए स्टन कर गई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था। एक आदमी ने लड़की को पकड़ लिया और चन को वार्निंग दी कि पास आने की कोशिश मत करना। लड़की अनकंट्रोलेबली रो रही थी और चन ने शॉक में रियलाइज किया कि वो उसे पहचानता है। वो ली यू थी, उसके मिडिल स्कूल के टाइम की टॉप स्टूडेंट गॉडेस, जिसे काउंटलेस लड़के एडमायर करते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसी कोई इंसान इस सिचुएशन में कैसे आ सकती है। जब वो प्रोसेस कर ही रहा था, एक ठग ने डिमांड किया कि वो पैसे दे दे और बोला कि वरना निकलने का सोचना भी मत। वो रोती रही जब और आदमी अपने लीडर के पीछे जमा हो गए, क्लियरली अपनी बारी का इंतजार करते हुए। एक ने सजेस्ट किया कि टाइम वेस्ट मत करो, अगर वो पैसा वापस नहीं कर सकती तो वो दूसरे तरीके से पे कर सकती है, क्रूडली हंसते हुए। चन का एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि उसे छोड़ दो। थग्स ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। लड़की पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई और सबसे गुस्से वाला आदमी आगे बढ़ा, क्लेंच्ड फिस्ट्स के साथ, पूछते हुए कि ये रेकलेस किड कहां से आ गया। उसने चुन का मजाक उड़ाया हीरो बनने की एक्टिंग के लिए और धमकी दी कि पहले उसे ही विटी मौत करेगा। जैसे ही उसने पंच मारा, चुन ने इजीली अवॉइड किया, आदमी का हाथ पकड़ा और ट्विस्ट कर दिया जब तक थग दर्द से चिल्लाने लगा। फिर एक ही पंच में चुन ने उसे उड़ा दिया। धूल और धुआं उठ गया जब चुन वहां बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा रहा। अंदर ही अंदर
उसने सरप्राइज के साथ नोट किया कि जो स्ट्रेंज सिस्टम उसे असिस्ट कर रहा था वो उसकी प्रीवियस लाइफ में कभी नहीं था। ली यूयू ने भी उसे पहचान लिया, डिसबिलीफ के साथ उसका नाम पुकारते हुए। लेकिन जो आदमी अभी भी उसे पकड़े हुए था उसने पकड़ और टाइट कर ली और चन को वार्निंग दी कि अगर वो हिला तो वो उसे मार देगा। थ्रेट पूरी तरह से निकल भी नहीं पाई थी कि चुन ने सीधा एक पत्थर उस आदमी के फॉरहेड पर दे मारा, उसे पीछे गिरा देते हुए। बाकी थग्स हेजिटेट कर गए, अचानक इंटिमिडेटेड। उसी वक्त एक और यंग आदमी सीन में घुसा और जोर से उन्हें डांटा, पूछते हुए कि एक लड़की पर गैंग अप करते वक्त उनकी शर्म कहां चली गई। थग्स ने उसे भी गाली दी और चार्ज कर दिया। चुन और नया आया आदमी बिना एक शब्द बोले साइड बाय साइड लड़ने लगे। जब कोई सामने से अटैक करता चुन उसे पंच से गिरा देता। जब कोई पीछे से स्नीक अटैक करता दूसरा आदमी ब्लॉक और काउंटर करता। एक एक करके सब गिर गए। जब लास्ट वाला भी गिर गया चुन ने ठंडे टोन में उन्हें भाग जाने का ऑर्डर दिया। उसी पल चुन के दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजी। फियर +1, पैनिक +1, सिवियर पेन +1, डिस्पेयर +1, ह्यूमिलिएशन +1। नेगेटिव इमोशन वैल्यू पहली बार 10 से ज्यादा हो गया। स्पेशल एक्सपेंशन अथॉरिटी अनलॉक हो गई। जब थग्स डर के मारे लड़खड़ाते हुए भाग रहे थे एक और प्रॉम्प्ट चन के दिमाग में आया, याद दिलाते हुए कि एबिलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए डिलिजेंटली हार्वेस्ट करना होगा। चन को नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट काफी अम्यूजिंग लगा और उसने मन में नोट किया कि यह नया पावर काफी इंटरेस्टिंग है। ली यूयू जो अभी भी शेकन थी जमीन पर बैठ गई और उसका शुक्रिया अदा किया, कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे वहां मिलेगा। चुन ने उसे जेंटली उठाया, पूछा कि क्या वो हर्ट है और उसे कवर करने के लिए कुछ दिया। उसने दोबारा थैंक्स कहा लेकिन बोला कि उसे अर्जेंट काम है और उसे जल्दी निकलना होगा। चन ने बस उसे केयरफुल रहने की याद दिलाई। पहले आया हुआ यंग आदमी एंथुजियास्टिकली पास आया, उसके हीरो सेव्स द ब्यूटी मोमेंट की तारीफ की और अपना नाम मुकोंग बताया। चुन ने नाम सुनते ही रियलाइज किया कि फेट ने उसका काम आसान कर दिया था। मुकोंग वही आदमी था जिससे मिलने का उसने प्लान बनाया था। मुकोंग ने सरप्राइज में इसे डेस्टिनी कहा, फिर एक्साइटेड होकर पोज मारा और बोला, स्काई किंग कवर्स अर्थ टाइगर। चुन ने रिप्लाई में उसे फूल बुला दिया। मुकोंग फ्रीज हो गया। तुरंत चुन के दिमाग में नोटिफिकेशंस आए। डम्बफाउंडेड +1, डेज्ड +1, ऑकवर्डनेस +1। चुन ने थ्रोट क्लियर की और सिचुएशन ईज करने के लिए एक और नॉनसेंस फ्रेज बोल दिया, कहते हुए कि वो बस मजाक कर रहा था। उसने सिली पोज भी कॉपी किया ताकि एम्बेरसमेंट कम हो। मुकोंग जोर से हंसा, चुन को अनबिलीवेबल बोला और उसे फॉलो करने का इशारा किया। वो एक सिक्लूडेड जगह पर गए जहां मुकोंग ने एक बॉक्स खोला जो फायर आर्म्स से भरा था। उसने एक्सप्लेन किया कि वो रशियन मेड हैं, ड्यूरेबल और रिलायबल, लेकिन वार्न किया कि बुलेट्स ज्यादा नहीं हैं, इसलिए उसे वाइजली यूज करना होगा। चन इंटरेस्टिंग और स्किल्ड लगा, इसलिए मुकोंग ने फ्रेंडशिप प्राइस ऑफर की। चुन ने एक्सेप्ट किया और थैंक्स बोला। मुकोंग ने ऐड किया कि चुन के मूवमेंट से लगता है वो एक्सपर्ट है और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो डील फाइनलाइज हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही चुन ने कैजुअली पूछ लिया कि क्या गन के साथ साइलेंसर आता है, क्या वारंटी कार्ड है और क्या वो एक्स्ट्रा बुलेट्स का एक बॉक्स थ्रो इन कर सकता है। मुकोंग बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि क्या चुन को पता भी है फ्रेंडशिप प्राइस का मतलब क्या होता है। ऐसे आइटम्स ब्लैक मार्केट में बिडिंग वॉर स्टार्ट करा देते हैं और अक्सर डबल प्राइस पर बिकते हैं। और ये बंदा वारंटी और फ्रीबीज पूछ रहा था जैसे होम अप्लायंसेस खरीद रहा हो। मुकोंग और फ्रस्ट्रेट होता गया, सोचते हुए कि चुन तो उसे सीधा लूट ही सकता है। इसी वक्त चुन के दिमाग में एक और नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। शॉक +1, हार्टेक +1, स्पीचलेस +1। मुकोंग का चेहरा दर्द से बिगड़ता देख चुन ने तुरंत कहा कि चिंता मत करो। चूंकि एक्स्ट्रास पॉसिबल नहीं थे उसने कहा कि फिर रहने दो। उसने ऐड किया कि वे बस पहले से अग्रीड प्राइस फॉलो करेंगे और वह तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देगा। अंदर ही अंदर चन ने डील को कंप्लीट मार्क कर लिया। अब उसके पास सप्लाईज, वेपन्स और फोर्ट्रेस की शुरुआत हो चुकी थी। अब सिर्फ एक फाइनल पीस बाकी था। उसी रात बाद में एक एक्स्ट्रावेगेंट होटल स्वीट के अंदर एक औरत रेड ड्रेस में खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी में नहाई हुई।
जब वह मुड़ी, चॉन ने अपना एक हाथ उसके अराउंड लपेट लिया और कंप्लेन किया कि उसने बहुत देर कर दी और उसे सोर पैरों के साथ वेट करना पड़ा। लू वेंचिंग ने पूछा कि जो चीज उसने मेंशन की थी, क्या वह सच में बिल्कुल रिस्क फ्री है। चॉन ने प्यार भरे अंदाज में उसे रियश्योर किया, कहते हुए कि वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और वह उसे इतना प्यार करता है कि कभी भी उसे स्कैम नहीं करेगा। लेकिन लू के मन में डेंजर का ख्याल ही नहीं आया। उसने खुद से कहा कि यह पैथेटिक आदमी कभी अपना खून तक बेचने को तैयार हो गया था, सिर्फ उसके लिए एक हैंडबैग खरीदने के लिए। वह उसे पूजने में इतना बिजी था कि धोखा देने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। बाद में बॉस जांग के ऑफिस में जांग यंग ने उसकी डिसाइसिवनेस की तारीफ की और उसकी हैंड राइटिंग की भी कॉम्प्लीमेंट दी जब वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। उसने बिना एक सेकंड सोचे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए। जांग दूसरी तरफ अंदर ही अंदर ऑलमोस्ट स्मर्क कर रहा था। उसे लगा कि वह सच में यह समझ रही थी कि वह सिर्फ एक गारंटर बन रही है, जबकि सच यह था कि जैसे ही उसने साइन किया, पूरा डेट लीगली उसका हो गया। और जब वह इनेविटेबली रीपे नहीं कर पाएगी, तो उसके पास रिकवर करने के लिए और तरीके भी थे, जिन्हें वह पहले ही सेटिस्फैक्शन के साथ इमेजिन कर रहा था। लू वेंचिंग स्मगली उसे देखती रही, बिल्कुल अनअवेयर उस ट्रैप से जिसमें वह खुद चलकर आ चुकी थी। इसी बीच चुन चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था, सोचते हुए कि वह अपना ही इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। उसकी ग्रीड, बेवकूफी और ओवर कॉन्फिडेंस आखिरकार उसके सेफ हाउस के बचे हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स को परफेक्टली कवर कर देगी। सब कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्मूथली हो गया था और मन ही मन उसने उसे थैंक्स कहा। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्टर ने गर्व के साथ चून को कंप्लीटेड सेफ हाउस दिखाया। उसने अश्योर किया कि यूज किया गया हर मटेरियल हाईएस्ट मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। हीट इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग, एक्सप्लोजन प्रूफिंग, ड्रिल प्रूफिंग और हाटा की मल्टीपल स्मॉल स्केल न्यूक्लियर शॉक वेव्स झेलने की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी। चुन ने क्वालिटी एक्नॉलेज की और उसे थैंक्स बोला। कॉन्ट्रैक्टर जोर से हंसा और चुन से कहा कि जब भी और काम हो उसे कॉल करे। आखिरकार फिनिश्ड सेफ हाउस के अंदर चुन ने बैठकर थोड़ा रिलैक्स किया। उसी वक्त उसके स्क्रीन से एक ब्रॉडकास्ट गूंज उठा, अनप्रेसिडेंटेड सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर एक्टिविटी से अफेक्टेड। पूरे ग्लोब में लगातार एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर वेदर होने वाला था। न्यूज रिपोर्ट आगे बढ़ती रही, वार्निंग देते हुए कि कई रीजन्स में टेम्परेचर्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं और सभी सिटीजन्स को तुरंत प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की सलाह दी गई। चुन शांत रहते हुए सुनता रहा, फिर उसने अपने पास रखी गन उठा ली। उसने खुद से कहा कि आखिरकार वह मोमेंट आ ही गया है। उसकी रीइंफोर्स्ड वॉल्स के बाहर दुनिया जलना शुरू हो चुकी थी। हीट वेव्स उठ रही थीं, शहरों में आग भड़क रही थी और हर जगह पैनिक फैल रहा था। वह खिड़की के पास गया और देखता रहा जब बाहर की दुनिया बर्निंग केओस में डूब रही थी। वह वहां खड़ा दुनिया को जलते हुए देखता रहा, बिल्कुल सिक्योर और जो भी आने वाला था उसके लिए रेडी। न्यूज एंकर रिपोर्ट जारी रखे हुए था कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर इरप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से अर्थ के आयोनोस्फीयर में वायलेंट डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर फिनोमेना ऑलरेडी पूरे ग्लोब में दिखने लगे थे और डे टाइम हाइज 45 पैटिंगसी तक पहुंचने की उम्मीद थी। सिटीजन्स को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कहा गया और बिना जरूरत दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई। चुन बिना किसी सरप्राइज के सुनता रहा। उसे पहले से पता था कि यह आने वाला है। उसने मन में नोट किया कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले इस बार चीजें और ज्यादा तेजी और ब्रूटैलिटी के साथ एस्केलेट हो रही थीं। बाहर नॉर्मल लोगों में पैनिक फैल रहा था। हर कोई घर के अंदर छुपना चाहता था, लेकिन घर के अंदर भी गर्मी घुटन वाली और अनबेरेबल थी। कोई कंप्लेन कर रहा था कि सुबह सुबह ही इतनी गर्मी है और सोच रहा था कि ऐसी एक्सट्रीम हीट कब तक चलेगी। जल्द ही एक स्ट्रीट लाउडस्पीकर क्रैकल के साथ चालू हुआ। एक वेंडर जोर जोर से पड़ोसियों को वार्न कर रहा था कि वेदर जानलेवा है और दावा कर रहा था कि उसने सुना है कि अगले हफ्ते टेम्परेचर और बढ़ेगा। वह सप्लाई शॉर्टेज की बात कर रहा था, कह रहा था कि पानी और बिजली जल्द ही स्केर्स हो जाएगी और सबको तुरंत स्टॉक कर लेने को कह रहा था, वरना बाद में पीने को कुछ नहीं मिलेगा। उसने यह भी क्लेम किया कि यह उसका लास्ट बैच है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से भरा हुआ था।
उसके लिए हीट वेव पैसा कमाने का मौका थी और अगर वह इसे ग्रैब न करे तो वह बेवकूफ होता। पास ही एक औरत ने कंप्लेन किया कि उसके मेलन्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और पूछा कि क्या वह सस्ते में दे सकता है। एक और औरत ने मेलन्स चेक किए जो भरे भरे और जूसी लग रहे थे। ये देखकर वेंडर अचानक ज्यादा ही एंथुजियास्टिक हो गया, उनकी तारीफ करते हुए पास आ गया। वह बोस्ट करने लगा कि मेलन्स कितने मीठे हैं और एक काट कर टेस्ट करवाने की ऑफर दी। अगर वे 2 खरीद लें तो वह डिस्काउंट और फ्री टिश्यूज का पैक भी देगा। औरतें कॉशियस हो गईं जैसे जैसे वह ज्यादा पास झुकता गया और ओवरली फेमिलियर होने लगा। वह मेलन्स उनकी तरफ धकेलने लगा, हाटा की हिंट दिया कि अगर रात में गर्मी ज्यादा लगे तो वे उसके घर आकर ठंडक ले सकती हैं। नर्वस होकर एक औरत पीछे हटी और जल्दी से बोली कि वे सिर्फ एक ही खरीदेंगी, लेकिन वेंडर रुकने को तैयार नहीं था। वह फिर पास आया और उन्हें और खरीदने और स्टॉक करने के लिए कहने लगा, इंसिस्ट करते हुए कि ऐसे मौसम में कोई गारंटी नहीं है कि कल कुछ बिकने को मिलेगा भी या नहीं। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग स्टॉल के पास जमा हो गए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो पोलाइटली पूछ रहा था कि क्या बॉस पानी थोड़ा सस्ता बेच सकता है। जैसे ही वेंडर ने उसे देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने झट से कहा कि उसका छोटा बिजनेस है और कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, क्लियरली उसे भगाना चाहता था। चन पास ही खड़ा यह सब देख रहा था और तुरंत उस आदमी को पहचान गया। उसने मन ही मन जीभ से क्लिक की, रियलाइज करते हुए कि वह लीफू था। पिछली जिंदगी की यादें तुरंत उभर आईं। यह वही आदमी था जिसने कभी उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। बैक देन लीफू को पब्लिक में जोर जोर से चिल्लाना बहुत पसंद था। वह छून पर चोरी का इल्जाम लगाता था और लोगों को देखने के लिए बुलाता था, जबकि छून ने बस जमीन पर गिरी हुई चीज उठाकर उसे वापस रखने की कोशिश की थी। चन को याद आया कि कैसे वह बेचैनी से समझा रहा था कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया, बस उसने चीज को जमीन पर पड़ा देखा था और उसे वापस रखना चाहता था। लेकिन ल्याफू ने सुनने से साफ इनकार कर दिया। ताना मारते हुए उसने कहा कि कोई इतना काइंड हार्टेड नहीं होता। उसने चन के फटे पुराने कपड़ों की ओर उंगली उठाई और जोर देकर कहा कि उसके जैसे आदमी के हाथ साफ नहीं हो सकते। उसने धमकी दी कि अगर चुन ने पैसे नहीं दिए तो वह पुलिस बुला लेगा। पास खड़ी भीड़ भी इसमें शामिल हो गई और नफरत भरी नजरों से चन को देखने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में चोरी नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि उसकी खामोशी ही उसके गिल्ट का सबूत है। चुन बार बार कहता रहा कि उसने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस दिन की हर एक ह्यूमिलिएशन उसके दिमाग में ताजा होकर लौट आई। अब यहां दोबारा खड़ा होते हुए चुन की नजर पोटैटो चिप्स के एक पैकेट पर पड़ी जिस पर मैनेजर्स रिकमेंडेशन का टैग लगा हुआ था। उसने उसे उठा लिया और सोचा कि चलो कुछ खा ही लेता हूं। फिर बिल्कुल शांत अंदाज में उसने ली दफू से पूछा कि क्या ये चिप्स सोने के बने हुए हैं या फिर हीट स्ट्रोक को रोक सकते हैं, और सवाल किया कि इतनी आउटरेजस प्राइस पर इन्हें क्यों बेचा जा रहा है। लीफू तुरंत घूमकर उसे घूरने लगा। उसी समय चेन के दिमाग में एक नोटिफिकेशन आई जिसमें नेगेटिव इमोशन के स्पाइक को नोट किया गया। डिस्डेन +3। वेंडर ने तुरंत चिप्स छीन लिए और चन पर चिल्लाया कि अगर वह अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहां से दफा हो जाए, और पूछा कि अगर माल खराब हो गया तो क्या वह कॉम्पेंसेट करेगा। एक और नोटिफिकेशन आई, इरिटेशन +6। चन बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि लीफू इतने सारे ट्रेजर्स पकड़कर बैठा है कि उसे शक हो रहा है कि क्या वह रात में चैन से सो भी पाता होगा। उसने सजेस्ट किया कि उसे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि चीजें अक्सर चोरी हो जाती हैं। बॉस ली को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे कर्ज कर दिया गया हो। वह गुस्से में भड़क उठा और पूछने लगा कि चुन किसे हैक्स करने की कोशिश कर रहा है। उसने धमकी दी कि वह उसे पीट देगा। ताना मारते हुए बोला कि गर्मी ने उसका दिमाग फ्राई कर दिया है। लेकिन चुन ने शांत रहने को कहा और कैजुअली पूछा कि क्या उसे रीसेंट टाइम में इंसोम्निया, विविड ड्रीम्स, वीकनेस और नाइट स्वेट्स हो रहे हैं। यह सवाल बॉस ली को ऑफ गार्ड पकड़ गया। उसने धीरे से कहा कि हाँ, उसे इनमें से कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, और उसने यह भी सोचा कि शायद उसके वेयरहाउस में कोई फेंग शुई इश्यू हो। चुन ने उसे कॉन्फिडेंटली चुप कराया, कहते हुए कि उसे पहले से ही पता था, और पॉइंट किया कि बॉस ली का यिन टैंग डार्क लग रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि यह डिफिशिएंसी का टिपिकल केस है। यह सुनते ही बॉस ली पूरी तरह भड़क गया।
उसने चुन को गाली दी, चिल्लाया कि डिफिशिएंसी तो चुन और उसके पूरे परिवार में है, और उस पर पंच मार दिया। चुन ने आसानी से पंच डॉज कर लिया। उसने कैजुअली एक लॉलीपॉप उठाया, उसे मुंह में डाला और बॉस ली को एडवाइस किया कि अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखे। उसने वार्न किया कि ज्यादा गुस्सा बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, खासकर बॉस ली जैसे कंडीशन वाले लोगों के लिए। बोलते हुए उसने कुछ सिक्के जमीन पर फेंके और ठंडे अंदाज में कहा कि अगर बॉस ली ने ध्यान नहीं दिया तो वह जवानी में ही मर सकता है। फिर वह मुड़ गया, लॉलीपॉप की मिठास का मजा लेते हुए, और बॉस ली को जमीन पर पड़े पैसों को घूरते हुए छोड़ दिया। उसी वक्त चेन के दिमाग में एक और नोटिफिकेशन गूंजी, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +20। जैसे जैसे रात हुई, एक स्ट्रे बिल्ली सड़क से गुजरी, मुंह में कुछ पकड़े हुए। अपने सेफ हाउस के अंदर चुन ने रात के आसमान की तरफ देखा और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, याद करते हुए कि कैसे वह अपना गुस्सा निगल लेता था और दूसरों को अपने ऊपर पैर रखने देता था। इस बार उसने डिसाइड किया था कि वह सब कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस लेगा। फिर उसे याद आया कि उसने पहले ही स्पेशल एक्सपेंशन अनलॉक कर लिया था और अभी लीफू ने जो इमोशंस प्रोवाइड किए थे वो उसे एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट थे। तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, नेगेटिव इमोशन कंज्यूम हुआ। 20 स्टोरेज स्पेस एक्सपैंड होकर 200 क्यूबिक मीटर हो गया। चुन के इर्द गिर्द एक अजनबी सा ऑरा फैल गया और एक छोटी सी पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी दूसरी डायमेंशन के दरवाजे को छू गया हो। सुबह हुई तो गर्मी पहले से ही बेहद ज्यादा थी, चिड़ियों तक को बढ़ते टेम्परेचर में मुश्किल हो रही थी। नीचे स्ट्रीट पर बॉस ली अपनी दुकान पर वापस आया और जैम सा गया। जहां भी उसकी नजर पड़ी वहां सिर्फ एक ही चीज थी, कुछ भी नहीं। हक्का बक्का उसने चीख कर पूछा कि उसका सारा माल कहां गया और ये किसने किया। अपने फोर्टिफाइड घर की सेफ्टी में चुन आराम से सोडा पीते हुए बैठा था जब एक और नोटिफिकेशन आया, नेगेटिव इमोशन +66। ड्रिंक का टेस्ट जबरदस्त था लेकिन उसे पता था यह सिर्फ शुरुआत थी, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी था। बॉस ली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वह अपनी दुकान में इधर उधर भागने लगा, गालियां देते हुए पूछता रहा कि उसका माल किसने चुरा लिया। वह जमीन पर बैठ गया, लगभग रोने ही वाला था और जो हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए यह अपोकलिप्स से भी ज्यादा भयानक था। दुनिया का खत्म होना उसे इतना नहीं डरा रहा था जितना एक रात में पूरा स्टॉक गायब हो जाना। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। कोई बोला शायद बॉस ली ने ही प्राइस बढ़ाने के लिए यह सब स्टेज्ड किया हो। कोई और चिंता करने लगा कि अगर सुपरमार्केट ही खाली हो गया तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे। एक बुढ़िया ने कहा कि रात को उसने एरिया में एक अंधेरा सा साया घूमते देखा था और तुरंत किसी ने उससे पूछा कि क्या वह श्योर है। बॉस ली ने सब कुछ झूठ कह दिया, चीख कर बोला कि गोस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन जब वह चिल्ला रहा था, चैन के दिमाग में नोटिफिकेशन साइलेंटली ऐड होते रहे। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +12, फियर +3, सस्पिशन +4। चून पास ही खड़ा था जैसे किसी शो का स्पेक्टेटर हो। वह आराम से अपने स्नैक्स खा रहा था और उसे लगा कि दूसरों के दुख के साथ स्नैक्स और भी टेस्टी लगते हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सोचा कि लीफू का इमोशनल आउटपुट काफी स्टेबल है। फिर उसने जानबूझकर पैकेट को ऐसे पकड़ा कि ब्रांडिंग क्लियरली दिख जाए। जैसे ही बॉस ली की नजर पड़ी, उसकी आंखें फटने वाली हो गईं। वह चीखा कि यह उसका माल है और पागल जैसी चुन की तरफ दौड़ा। चुन ने शांतिपूर्वक बैग उठाया और पूछा कि क्या ये चिप्स सोने के बने हैं या हीट स्ट्रोक से बचाते हैं जो इतनी महंगी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। बॉस ली ने उसे पहचान लिया और गुस्से से दहाड़ा। चंद ने कैजुअली पूछा कि इतनी सारी दौलत जमा करके क्या बॉस ली सच में चैन से सो पाता है, और उसे सावधान रहने की वार्निंग दी, चोरी कभी भी हो सकती है। बॉस ली बिल्कुल टूट पड़ा। चुन को पकड़ते हुए पूछा कि ये चिप्स उसे कहां से मिले और सीधे चोरी का इल्जाम लगा दिया। गुस्से से कांपते हुए चंद एक कदम पीछे हटा जैसे डर गया हो और शांत स्वर में बोला कि इल्जाम लगाने के लिए सबूत चाहिए। उसने यह भी पॉइंट आउट किया कि पूरा सुपरमार्केट खाली है, एक भी स्नैक तक नहीं बचा। फिर बिल्कुल मासूम अंदाज में उसने आधा खाया पैकेट आगे बढ़ाकर पूछा कि क्या बॉस ली इसे लेना चाहेगा। बॉस ली कांपता हुआ खड़ा रहा, चेहरा गुस्से और हैरानी से पीला पड़ गया। बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले। फिर वह फट पड़ा, चीख कर बोला कि चुन ने उसे कर्स किया है और इसी वजह से उसका सारा माल गायब हो गया। उसने चुन को चोर कहा और एक्सप्लेनेशन मांगी। उसके दिमाग में यह था कि चाहे चुन ने चोरी की हो या ना की हो, वह उससे कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा। कम से कम स्केप गोट तो बना सकता है।
चेन के सामने एक और नोटिफिकेशन चमका, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +18। चुन बिल्कुल शांत रहा। उसने कैजुअली कहा कि और भी दुकानों पर वही चिप्स मिलते हैं, तो बॉस ली इतना श्योर क्यों है कि ये उसी ने किए। उसने सबको याद दिलाया कि जब वह आया था शेल्फ्स पहले से ही खाली थीं। प्रूफ चाहिए तो सीसीटीवी चेक कर लो या उसके घर की तलाशी ले लो। उसने यह भी ऐड किया कि अगर बॉस ली का कोई भी माल वहां मिला तो वह 10 गुना कॉम्पेंसेशन देगा। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले कि दूसरी शॉप्स पर भी वही ब्रांड मिलता है। कुछ को याद आया कि बॉस ली कल ही प्राइसेस को लेकर शिकायत कर रहा था। माहौल तुरंत बदलने लगा। बॉस ली के सिर में झंझनाहट सी हुई। कुछ तो गलत था। यह लड़का इतनी साफ सुथरी तरीके से सिचुएशन का कैसे पलट गया। सोचने का मौका मिले बिना चुन ने शांत स्वर में ऐड किया कि अगर कुछ भी नहीं मिला तो दुकान के पीछे रखा जनरेटर उसका होगा, कॉम्पेंसेशन के तौर पर। गुस्से और कोने में धकेला गया बॉस ली तुरंत मान गया। उसे लगा चन ब्लफ कर रहा है। उसने चन को पकड़ और घसीटते हुए ले चला, यह कहते हुए कि सच सामने आते ही देखेगा चुन का स्मग चेहरा। जब वह चैन के घर पहुंचे भीड़ गास्प कर उठी। दरवाजा खुलते ही सामने जो सीन था वह एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था। अंदर सब कुछ साफ सुथरा, फोर्टिफाइड और शॉकिंग तौर पर वेल स्टॉक्ड था। महंगा इक्विपमेंट दीवारों पर लगा था, सील्ड सप्लाईज नीट तरीके से स्टैक्ड थीं और बड़े एनर्जी यूनिट्स भी दिख रहे थे। तुरंत विस्पर्स शुरू हो गए, इतनी दौलत छुपा कर रखी थी, कब इतना अमीर हो गया? यह तो फोर्ट्रेस लग रहा है। बॉस ली भी जैम गया, आंखें फैल गईं। यह घर नहीं था, यह बंकर था। चून ने शांतिपूर्वक उससे पूछा कि क्या तलाशी हो गई और फ्लोरबोर्ड्स तक उखाड़ने की इजाजत भी दे दी। बॉस ली का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने हाथ हिलाकर कहा कि जरूरत नहीं है। कुछ और जगह चेक करने का बहाना बनाते हुए निकलना चाहता, लेकिन भागने से पहले चुन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने अग्रीमेंट याद दिलाया, अगर कुछ नहीं मिला तो जनरेटर उसका होगा। बॉस ली स्टिफ हो गया, बात पलटने की कोशिश की, बोला सब गलतफहमी है। लेकिन भीड़ देख रही थी और चैन की शांत नजर से साफ था कि इस बार पीछे हटने का ऑप्शन नहीं। चन ने कामली पूछा कि जब वह पहले दूसरों पर झूठे इल्जाम लगा रहा था तब पीछे हटने का ख्याल क्यों नहीं आया। उसी पल एक और नोटिफिकेशन आया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, इम्पैशनेंस +8। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई बोला जो अपनी बात पर टिक नहीं सकता उसे वही मिलता है जो मिलना चाहिए। कोई हंसकर बोला, बिल्कुल ठीक हुआ। यह सुनकर लीफू का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। उसने उल्टा चुन पर इल्जाम लगाया कि वह हद से आगे जा रहा है और कहा कि वह ऑलरेडी उसे फेस दे रहा है। फिर बिना वार्निंग के उसने चुन पर पंच मार दिया। चुन ने आसानी से अटैक ब्लॉक किया और एक ही स्मूथ मूव में उसका हाथ मोड़ दिया। तेज चीख गूंजी और लीफू जमीन पर गिर गया, हाथ पकड़कर तड़पता हुआ। एक नया नोटिफिकेशन आया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, पेन +73। दांत पीसकर लीफू ने आखिर हार मान ली। चीख कर बोला कि वह जनरेटर तुरंत शिफ्ट कर देगा और चुन से रुकने की भीख मांगी। चुन ने शांत स्वर में जल्दी करने को कहा, याद दिलाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उसने ठंडे अंदाज में ऐड किया कि बिना जनरेटर के आने वाले दिनों में जिंदा रहना मुश्किल होगा। इमोशंस का एक और वेव आया, ह्यूमिलिएशन +30, पेन +86, फियर +101। चुन बिना एक्सप्रेशन के सब देखता रहा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी उसका फोन फिर बजा। लू वन जिंग का कॉल था। उसकी आवाज एंग्शियस थी। उसने कहा कि पिछले कुछ दिन से कुछ अजनबी आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, लगता है डेट कलेक्टर्स हैं, और उसे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या उसने सिर्फ साइन ही तो किया था? चुन को जवाब पहले से पता था। वह हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप सुनता रहा। यह भी प्लान का हिस्सा था और यह सिर्फ शुरुआत थी। लड़की ने गुस्से और शक के साथ पूछा कि धाई गैंग के लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और क्या चुन ने उसे झूठ बोला था। चुन ने शांतिपूर्वक कहा कि ज्यादा मत सोचो। उसने कहा कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया है, दिल से प्यार किया है, तो वह कैसे झूठ बोल सकता है। उसकी आवाज ऊपर से हर्ट लग रही थी। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि डाई गैंग के वो इडियट्स उसकी उम्मीद से भी ज्यादा इंपेशेंट निकले। उसने पूछा कि पीछा करने वालों को उसका एड्रेस पता है और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। लड़की ने बताया कि अभी एड्रेस नहीं पता और वह साइड रोड से बचकर निकल आई। उसने वार्निंग दी कि चुन कोई ट्रिक न खेले और सच बताए। चुन ने रियश्योर किया कि वह ओवरथिंक कर रही है, शायद किसी और को ही गलत समझ लिया हो। बात करते हुए चुन ने जानबूझकर अपने आसपास रखे फूड और सप्लाईज दिखाए। जैसे ही लड़की की नजर पड़ी उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। वह रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, उसके पास अभी भी इतना सब कैसे है? चुन ने एक्सप्लेन नहीं किया। वह चाहता था कि वह खुद देखे।
उसने कैजुअली कहा कि इससे भी ज्यादा है। अंदर ही अंदर लड़की शॉक में थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी, सप्लाई स्केर्स हो रही थी। सिर्फ अमीर लोग ही ऐसा खाना अफोर्ड कर सकते थे। उसने सोचना शुरू किया, कहीं यह सच में लकी हो गया। चुन ने शांतिपूर्वक ड्रिंक का एसआईपी लिया और बोला कि इस मौसम में टेस्ट कितना अच्छा लगता है। फिर उसने प्रीमियम फूड उसके सामने ही खाया। सैल्मन देखकर लड़की की आंखें चमक उठी। वह अपनी डिजायर छुपा नहीं पाई और मान लिया कि उसे भी चाहिए। चुन ने प्यार से पूछा कि जहां वह रह रही है वहां खाने का इंतजाम ठीक है या नहीं। उसने कहा कि वह अकेली रहकर डर रही है, लगता है कोई देख रहा है। आवाज कमजोर और बेचारा थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी नेक्स्ट मूव कैलकुलेट कर रही थी। फिर उसने सजेस्ट किया कि वह कुछ दिन उसके साथ रह सकती है, हिंट देते हुए कि वह उसका साथ दे सकता है। उसका टोन सॉफ्ट और टेम्पटिंग था। रिस्पॉन्स का वेट किए बिना उसने कॉल काट दी। चंद ने फोन धीरे से नीचे रखा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। हुक, लाइन एंड सिंकर। लू वान जिंग, तुम सच में बहुत सस्ती हो। चुन ने उसे वापस कॉल किया और बोला कि गर्मी और बढ़ेगी। उसने याद दिलाया कि वह हमेशा कहती थी कि लड़की को अपना एड्रेस कैजुअली नहीं देना चाहिए, इसलिए मिस्ट्री बनाकर रखती थी। अब उसने कहा एड्रेस भेज दो, वह थोड़ी टेम्परेचर कम होते ही उसे पिक कर लेगा। लड़की का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसने कहा सिचुएशन स्पेशल है और अब चुन उसका बॉयफ्रेंड है, उसके अलावा वह किस पर भरोसा करे। उसने तुरंत एड्रेस भेज दिया और बोला जल्दी आने को। चुन ने उसे कहा कि वहीं रुके रहे, इधर उधर न घूमे और अच्छी लड़की बनकर उसका वेट करे।
It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.
It's not a game, it's a rich thing. It's not a game.